हेलो क्लास 12th एनएस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस समय आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस 317 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया है। टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अभी इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस 317 का सिलेबस बताया था कि आपके पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन से आपके प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, वो भी बताया था। एंड फिर लास्ट डे यानी कि कल जो वीडियो आई थी वो राष्ट्र और सरकार की आई थी, ठीक है, यानी नेशन था, ठीक है, स्टेट था एंड गवर्नमेंट के बारे में जो भी था वो सेकंड चैप्टर थी आपकी। उसके टॉप 5 क्वेश्चन मैंने कराए थे और अभी हम बेसिक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे हर तरह का बच्चा हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, इंटरमीडिएट लेवल का भी हो सकता है। तो हमने कोशिश की कि पहले बेसिक पे काम करेंगे तो बच्चा ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, हमको भी और ख़ुद को भी और अपने सिलेबस को भी, ठीक है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग मेरे साथ साझा करें। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपको लगता है, अगर कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए या किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आपको चाहिए कि भैया कोई और यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पा रहा, आप उस पर फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। और हर तरह से हेल्प होगी, आप लोगों की पूरी हेल्प होगी जितना हो सकता है। और आप ही लोग हैं अभी जो अगले महीने अच्छा एग्ज़ाम देकर आएंगे, और बाकी मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन मिठाई तो अरेंज करवा ही दूँगा। बाकी फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम, लास्ट टाइम हमने बात की थी सेकंड चैप्टर की, अब थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका मतलब है मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज़। देखिए मेजर पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो देखो कितने तरह की थ्योरीज़ होती हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर सिर्फ एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ लोकतंत्र ही है। नहीं, कई तरह की विचारधाराएँ होती हैं। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के अंदर एक अलग विचारधारा होती है, एक अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करने क्या करते, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसके प्रमुख लक्षण क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आप क्लास 12th में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस आपके पास एक सब्जेक्ट है, तो अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता होगा, उसकी विशेषताएं नहीं पता होगी, तो आपका मतलब ही नहीं बनता एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने का। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मतलब, पॉलिटिकल साइंस के अंदर मुझे लगता है जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है वो डेमोक्रेसी और संविधान बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, है ना। तो आपको एटलीस्ट इन दोनों के बारे में तो मालूम होना चाहिए। फिलहाल आपसे सिर्फ ये पूछा लोकतंत्र क्या है और इसके प्रमुख लक्षण क्या है। जो PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को भी फॉलो कर दीजिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल, TMA, थ्योरी या जिसका भी हॉल टिकट वगैरह हो, जिससे भी रिलेटेड सवाल होगा वो आपके इंस्टाग्राम पे उसका जवाब डाल दिया जाएगा। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और इसमें सरकार जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनी जाती है। तो कुल मिला के क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता क्या होती है, जनता के हाथ में होती है। यानी कि हम लोग चुनते हैं, हम लोगों ने अपने CM को चुना, हम लोगों ने PM को चुना, तो हम चुनते हैं उन लोगों को जो सरकार में काम करती है। बताइए समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, क्लास 9th में भी पहला चैप्टर का नाम यही है, लोकतंत्र क्यों और कैसे, संविधान क्यों और कैसे 11th में, ठीक है। सरकार जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे द्वारा ही जनता द्वारा ही सरकार क्या होती है, चुनी जाती है। जैसे केजरीवाल साहब हटे और रेखा गुप्ता मैम आ गई, है ना, ऐसे करके। फिलहाल इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी प्रमुख लक्षण की बात कर लो या फीचर्स की बात कर लो, यानी विशेषताओं की बात कर लो, तो सेम बनेगा। तो प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी, ये देखिए, बताइए क्या है, बताओ। चलो सबसे पहले तो है कि जनता की प्रभुसत्ता, संप्रभुता। तो सत्ता का अंतिम स्रोत जनता के हाथ में ही होता है, ठीक है भाई। जनता के हाथ में सारी चीज़ें होगी, सारा खेल जनता के हाथ में होगा, क्योंकि जनता ही चुनेगी आपको, जनता ही आपको भगाएगी भी। ये दोनों चॉइस आपके हाथ में होनी चाहिए। दूसरा है नियमित चुनाव। सरकार को चुनने के लिए समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, नियमित चुनाव होते हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि भाई ये ज़्यादा अपने आप में घमंडी होता जा रहा है तो ठीक है बेटा, 5 साल तो है, कर लो मज़े, 5 साल बाद तो हमारी बारी आएगी, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए किसी भी राज शासक को, किसी भी शासक को या भी कोई सा भी, एक मिनट,
ठीक है। तो इसलिए कोई सी भी शासक को ना कभी भी किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, है ना। अगर कोई ये सोचते चल रहा है यार नहीं 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 ये तो हमारी वजह से चल रहा है, हमारा देश है, हमारे वजह से चल रहा है, तो वो गलत है ना, आपकी वजह से नहीं चल रहा। अगर आप ज़्यादा ही वो हैं तो कोई बात नहीं बेटा, हम अगले चुनाव में आपको देख लेंगे, है ना, ये भी कर सकते हो। तो जनता की संप्रभुता पहला है। दूसरा, नियमित चुनाव होते हैं, चुनावों के अंदर हम देख लेंगे, ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है ना वो लोकतंत्र ही करता है, लोगों का शासन है ना। लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कैसा शासन है। तो लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है लोकतंत्र से। फिर अगला आता है फोर्थ, कानून का शासन। सभी कानून के अधीन होते हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, है ना। सभी कानून के नीचे ही होंगे, चाहे पीएम से लेकर एक नॉर्मल इंसान का बेटा, सब किस में कहलाएंगे, कानून के शासन के नीचे कहलाएंगे। बट वो अलग बात है कि कभी कभी रियल लाइफ में पैसा ज़्यादा पावरफुल होता है कानून से। कानून तो आज कठपुतली की तरह काम करता है ना। जिसके पास पैसा है उसके लिए कानून बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एंड द लास्ट इज उत्तरदायी सरकार। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, हम सब जानते हैं, आंसरेबल होगा, है ना। अगर हमने चुना है तो हम ही तो सवाल कर सकते हैं कि भैया आपने तो इतने बड़े बड़े प्रोमिस किए थे, पूरे क्यों नहीं हुए। ये कौन पूछ सकता है, जनता पूछ सकती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखते हैं। चलो, साम्यवाद क्या है। साम्यवाद को क्या कहते हैं मालूम है आप लोगों को। साम्यवाद को कहते हैं कम्युनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा साम्यवाद पे बात की जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है साम्यवाद, किसके ऊपर बात कर रहे हैं साम्यवाद से, किस पे डिस्कशन हो रही है साम्यवाद, कम्युनिज्म। सबसे पहले तो साम्यवाद क्या है और उसके मुख्य सिद्धांत क्या है। व्हाट इज कम्युनिज्म एंड व्हाट आर इट्स मेन प्रिंसिपल्स। साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो समाज में वर्गहीन समाज और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व की वकालत करता है। यानी कि कम्युनिज्म, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक इंसान को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना और रसिया। चाइना और रूस एक साम्यवादी देश है। इसके अंदर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी करवाएगी फॉलो, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। बट इंडिया या किसी भी जो कैपिटलिज्म कंट्री होती है उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि समाज को लेकर साथ चलना ही नहीं है। यानी ये मालूम कि ये समाज को लेकर साथ चलता है, ठीक है। यानी कि इंडिया के, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो, और चाइना के अंदर अगर उनको लगता है यार ये शराब जो है ना बहुत ज़्यादा बिक रही है तो इस पर बैन किया जाए, या फिर गुटखा बहुत ज़्यादा बिक रहा है उसे बैन किया जाए, ठीक है, तो कर दिया जाता है। बट वहीं पे कैपिटलिज्म, जहाँ पूंजीवादी देश होते हैं, वहाँ के अंदर क्या होता है, वहाँ पे रोक टोक लगाने के लिए सरकार के हाथ में कोई नियम कानून ही नहीं होता है, क्योंकि सबने वहाँ पे सिर्फ पैसों को ही महत्वता, इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका मुख्य सिद्धांत है पहले तो वर्ग के अंदर का जो संघर्ष है ना उसको ख़त्म करना। यानी जो असमानता है ना कि बहुत ज़्यादा अमीर है कोई, बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके पहले इन दोनों में समानता लाना। दूसरा है संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व। यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है ना उसका समूह, मतलब हर इंसान का कब्जा होना चाहिए, हर इंसान को बराबर का हक मिलना चाहिए। फिर आता है शोषण का अंत। जो आज के डेट में श्रमिकों के साथ शोषण किया जा रहा है, फैक्ट्री में ज़्यादा काम करा के कम पैसा दिया जा रहा है, तो इसका अंत हुआ हो, ऐसा समाज की रचना करने को साम्यवादी देश बोला जाता है। राज्य की समाप्ति। एक साम्यवादी समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अलग अलग राज्य नहीं होता, सब एक ही राज्य होता है, क्योंकि सबको जब एक ही दृष्टि से देखना तो अलग अलग राज्य बना के क्या फ़ायदा, राज्य की समाप्ति। एंड फिफ्थ है योजना आधारित अर्थव्यवस्था। इसके तहत सरकार आर्थिक गतिविधियों पर योजना बनाती है कि ऐसे ऐसे काम होगा, हर किसी को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, समझ में आ गया। मगर अभी क्या है, जहाँ पैसे वाली कंट्री होगी, कैपिटलिज्म होगी, वहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े उद्योगपति चलाएंगे देश को, है ना। तो ये सीन है। चलो, थर्ड क्वेश्चन है उदारवादी यानी लिबरलिज्म क्या होता है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। चलिए भाई, तो व्हाट इज लिबरलिज्म, मेंशन इट्स टाइप। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों पर जोर देता है। समझ में आ गया। यानी लिबरल करना मतलब आज़ाद करना है कि भाई ठीक है, तुम चाहते हो
कर लो, है ना। ये दूसरी तरह की विचारधारा होती है। इसमें सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती, सरकार व्यक्ति को स्वतंत्र कर देती है, उन्हें इक्वलिटी ट्रीट करती है और साथ में उनके अधिकारों को छोड़ देती है कि बेटा जाओ जो करना करो। अब ज़्यादा इसमें दो तरह के होते हैं, पहले तो राजनीतिक उदारवाद और दूसरा है आर्थिक उदारवाद। जब राजनीतिक उदारवाद के बारे में बात करते हैं तो ये स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? लिबर्टी को, डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स। एंड वहीं पे दूसरी तरफ आर्थिक उदारवाद के बारे में जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म बोलते हैं जब, तो इसके अंदर मुक्त बाजार, यानी कि आप किसी भी देश के साथ बाजार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में बाजार व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कोई प्रतिबंध नहीं होगा ऊपर गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये उदारवाद विचारधारा होती है, ठीक है। इसमें निजी संपत्ति के अधिकारों का समर्थन कर सकता है कि भाई ठीक है यार, इंसान की मेहनत है, जो जितना कमा रहा है कमाने से क्या दिक्कत है ना। एक कोई बंदा 100 रुपये कमा रहा है, कोई बंदा 2 रुपये कमा रहा है, तो क्यों बराबर करना सबको, ये लिबरलिज्म बोलते हैं। मगर साम्यवादी बोलते हैं नहीं, बंदा 100 रुपये कमा रहा है और 2 रुपये कमा रहा है, दोनों को ज्वाइंट करो, 102 रुपये, फिर 51 बांट दो। ये साम्यवादी विचारधारा है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो, फोर्थ, समाजवाद। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म, इसके मुख्य लक्षण क्या है? व्हाट इज सोशलिज्म? व्हाट आर द इट्स मेन फीचर्स? समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो समाज के सभी लोगों के लिए समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करती है, ठीक है। समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है, ठीक है। वही वाली बात आ गई, सोशलिज्म, समाज को लेकर चलना। साम्यवादी और सोशलिज्म सेम ही आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है। इसके अंदर क्या है, ये विचारधारा बोलती है भाई सब में सामाजिक न्याय बढ़ाओ और समानता बढ़ाओ, यानी सामाजिक समानता होनी चाहिए कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा है राज्य का आर्थिक नियंत्रण होना चाहिए, हर चीज़ पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, हर उद्योग पर, हर सेवाओं पर। एंड लास्ट है शोषण का अंत करो। भाई जो आज की डेट में शोषण बढ़ता जा रहा है ना, अमीर गरीब के बीच में जो खाई बनती जा रही है, उसे कम करो। एंड फिर उसके बाद आता है कल्याणकारी राज्य बनाओ, ठीक है, यानी जहाँ पे सरकार कल्याण करे लोगों का। एंड सहकारी समाज, यानी कि लोगों को ग्रुप में काम करने के लिए क्या करो, प्रमोट करो, प्रमोशन दो उन्हें बोलो कि भैया ग्रुप में काम करोगे तो ही आप क्या कहलाओगे, तो ही आप एक डेवलप कंट्री का पार्ट बन पाओगे। तो डेवलप कंट्री का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करके काम करना पड़ेगा, दोनों सोसाइटी को मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, फासीवाद क्या है, यानी फासिज्म क्या है, इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। तो व्हाट इज़ फासिज्म, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल। तो फासीवाद एक तरह से तानाशाही विचारधारा है जो राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और अधिनायकवाद पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर कहता था एक ही बंदा है जो तुम्हारे देश में संभालेगा और वही फैसला देगा, वही सब कुछ बोलेगा। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही बंदा अपने आप को वहाँ का सुप्रीम लीडर मान लेता है। इसके कुछ सिद्धांत क्या है, पहले तो सशक्त राष्ट्रवाद, यानी कि देश को सर्वोच्च मानना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, नासिज्म। अगला तानाशाही शासन होगा, मैंने अभी बताया एक नेता होगा तो तानाशाही होगी। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण, यानी कि हर एक व्यक्ति के स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया जाएगा कि भाई ज़्यादा बोले ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी, है ना, कि भाई अगर तुम्हें सरकार के खिलाफ बोला तो आपको जेल में उठा के फेंक देंगे, है ना। तो ये हिटलर के समय से देखने को मिला हमें। फिर सबसे बड़ी बात है, ऐसी जो सरकार होती है ना, वो सेना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, सेना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सैन्यवाद, सेना और शक्ति को बात हो दिया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा जगह। अब हिटलर था ना, हिटलर ने सबसे ज़्यादा सेना पर फोकस किया था, है ना, क्योंकि अकेला था और किसी चीज़ का डर नहीं था, ठीक है। एंड लास्ट है विपक्ष का दमन। ऐसी जहाँ पे एक बंदे का शासन हो, तुम्हें लगता है वहाँ पे विपक्ष मजबूत होगा? विपक्ष होगा ही नहीं, मजबूत तो दूर की बात, तो होगा ही नहीं। विपक्ष को तो ख़त्म कर देंगे, विपक्षी पार्टियों को ख़त्म कर देंगे, उनकी विचारधारा को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। आपको अगर चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर में मैसेज करके ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो किए बिना जाना नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें अगर नए हैं तो।